सो हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री को लेके। हमारा जो चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने 2 सेक्शन उसको कंप्लीट कर दिए थे। और पिछली क्लास में जब हमने तीसरा सेक्शन चालू किया था तो हमने शीडिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शेल्टर रूल को, ये 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। जिसमें मैंने बताया था कि शीडिंग इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रॉन में जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैंने उस पे लगने वाला जो इफेक्ट होता है, जो क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन च्यू उसमें रिपल्शन का भी फोर्स लगता है। आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें रिपल्शन फोर्स लगता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से लगता है। दूसरा जो न्यूक्लियर जो अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो क्या क्या वो मैंने बताया था कि क्या क्या फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। पहला रिपल्शन जो इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस पर लगाया जाएगा। दूसरा जो न्यूक्लियस से जो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगाया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया था कि अब जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जबकि दो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स को। तो उस पर हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका किससे होता था? शेल्टर रूल से। इससे हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अब हम जो आगे आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्या वो टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई और उसके टाइप, और आयोनिक रेडियाई। मानिए दोनों कंसीडर हम लोग एक टॉपिक में करते हैं, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। चूंकि ये टॉपिक अपने आप में, अब जो यहाँ पर से केमिस्ट्री अब यहाँ की चालू होगी, वो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को समझने वाली केमिस्ट्री चालू होगी। इसलिए वो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है ना। जहां तक एटॉमिक स्ट्रक्चर था हमने वहां तक पढ़ लिया। अब यहाँ से जो केमिस्ट्री चालू होता है वो होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी के नाम। पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग उसको बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक उसमें जो आता है वो आता है एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई। है दोनों एक टॉपिक, लेकिन दोनों को मैं अलग अलग करके पढ़ा हूँ ताकि इसमें थोड़ी आपको थोड़ी आसानी हो यहाँ पर। तो पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे जो एटॉमिक रेडियाई और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की क्लास को मैं चालू करता हूँ। सो एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है ना। या जिसे एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं। ठीक है ना। चाहे अब एग्जामिनर अगर आप एटॉमिक रेडियस बोल दे या एटॉमिक रेडियाई बोलते, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों का मतलब क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। Atomic radius means the distance of the center of the nucleus and outermost shell is an shell of an atom। ठीक है ना। क्या एटॉमिक रेडियस है जिसे हम लोग एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं, वो क्या है? एटॉमिक रेडियस मींस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सपोज करिए कि ये सही, जैसे कि ये है, ये समझ जाओ कि जो चार्जर का जो अडेप्टर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना। न्यूक्लियस से जो ये लास्ट जो सी टाइप जहां पोर्ट लगा है, वो इलेक्ट्रॉन है। वहां से ये जो तार है, ये तार को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक, रेडियस मान लो। तो यहाँ से जो सर्कल में, यहाँ से जो क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस, जिसे एटॉमिक रेडियस ही बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये देखिए सर्कल हो गया, सर्कल में अगर हम लोग यहाँ पर अगर बीच में न्यूक्लियस मान लें और इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन रख दे, ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, साइज ऑफ द एटम इक्वल्स टू एटॉमिक रेडियस। जितना बड़ा एटम का साइज होगा, क्या, जितना बड़ा एटम का साइज होगा, चाहे वो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखो, 1 सेकेंड। हाँ, जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया ना, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को ये हो गया आर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस, है ना। न्यूक्लियस से
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। और जितना बड़ा जितना बड़ा एटम होगा, क्या, जितना बड़ा एटम होगा उतना ही बड़ा उसकी एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है ना, जितना बड़ा एटम होगा, सपोज करिए जैसे पोटेशियम, जो यहाँ पोटेशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, तो यहाँ पर जो इनर सेल है वो क्या है, 2 है, 8 है, 8 और 1 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर मैं सपोज करूं हीलियम की क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी पास है। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब रहेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़े रखेगा। ठीक है ना। माने न्यूक्लियस जो, क्योंकि न्यूक्लियस प्लस चार्ज कंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन के पास होता है माइनस चार्ज। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है। जो जो मैंने पिछले क्लास से बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपने करीब रखना चाहता है, माने उसको पकड़ के रखना चाहता है। क्योंकि अब जितनी ज्यादा उसकी डिस्टेंस बढ़ते जाएगी उतनी ज्यादा उसमें जो अट्रैक्शन हो रही है न्यूक्लियस से जितने ज्यादा उस पर अट्रैक्शन हो रही है वो कम वो एक्सपीरियंस करेगा। अब वो कम एक्सपीरियंस करेगा, और दूसरा पॉइंट ये होगा जो आपसी में, जैसे ये जो आपसी में जो इलेक्ट्रॉन है इन लोग के पास, जैसे कि सिमिलर सिमिलर चार्जेस हो गए, मैंने नेगेटिव ये हो गया, तो इन लोग आपस आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। तो इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन रखेगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसके ऊपर क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाने की वजह से ये हो सकता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, माने अपनी ओर से बाहर फेंक दे, क्योंकि उसके पास रिपल्शन का जो फोर्स है, जो न्यूक्लियस की तरफ से जो यहाँ पर लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ये कम है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि वो उसको बाहर फेंक दे। तो सिमिलरली जब मैं पिछले क्लास में सब कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ, यदि आपको ये यदि आपको अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक पूरी प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको शुरू से देखें ताकि आपको अभी की जो क्लास है समझ आ सके। यदि अगर आप शुरू से नहीं देखेंगे तो आपको अभी क्लास समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी से इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप शुरू से जाके देखें ताकि आपको क्लियरिटी में समझ आए कि मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर ही होता है, जितना ज्यादा साइज बढ़ जाता है एटम का उतनी बड़ी उसकी एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है ना। अब हम थोड़े से ट्रेंड्स को देखेंगे। ठीक है ना, ट्रेंड्स माने जो पीरियोडिक टेबल है आपके पास, जो ये पीरियोडिक टेबल रहती है उसमें किस रीति से उसको अरेंज किया जाता है उसे हम लोग उसको बोलते हैं ट्रेंड्स को। अब अक्रॉस द पीरियड को देखें, पीरियड के अक्रॉस माने यहाँ पर ऐसे करके, माने लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग देखते हैं, जो ये होता है एटॉमिक रेडियस वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब वो क्यों डिक्रीज होता है, द एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, एडिशन ऑफ प्रोटॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड पुलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर की साइज, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है और यहाँ पर क्या दिया, हीलियम दिया है, तो यहाँ पर डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इन लोग जो हैं, जो अगर हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस जो पीरियड वाइज जो जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो वहां पर इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम कार्बन की बात कर लें या फिर हीलियम की बात कर लें, ये अगर पीरियोडिक वाइज अगर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये पूरा पीरियोडिक वाइज है, ऐसे देखो, तो यहाँ पर क्या है, ये छोटा होते जा रहा है। जैसे यहाँ पर बड़ा है, फिर छोटा हुआ, 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 फिर छोटा हुआ। ठीक है ना। तो ये क्या है, डिक्रीज होते चले जा रहा है साइज। अब अगर हम डाउन टू टॉप टू बॉटम अगर देखें, क्या टॉप टू बॉटम अगर हम आयोनिक एटॉमिक रेडियस को देखें, ये छोटे से बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, मैंने क्या कहा, अगर हम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें, माने लेफ्ट टू राइट देखें पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट देखेंगे, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, छोटा होते चले जा रहा है, माने बड़े से वो छोटा होते चले जा रहा है, डिक्रीज होते चले जा रहा है। लेकिन जब हम लोग टॉप टू बॉटम या ग्रुप वाइज देखते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग देखे पीरियड वाइज और हम लोग इसको देखे ग्रुप वाइज, तो ग्रुप वाइज जब हम लोग देखते हैं, जो एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, छोटा से बड़ा होते चले जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पीरियड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बड़े से छोटा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है साइज एटॉमिक रेडियाई की। अब अगर हम लोग देखें डाउन टू ग्रुप देखें, टॉप टू बॉटम अगर देखते हैं, तो क्या होता है कि जो बढ़ते चले जा रहा है, मैंने पहले जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर
हाइड्रोजन क्या था, छोटा था, फिर लिथियम क्या हुआ, बड़ा हुआ, फिर सोडियम और उससे बड़ा हुआ, पोटेशियम और बड़ा हुआ, फिर फिर कैल्शियम और उससे बड़ा हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये बढ़ते चले जा रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब इसी के अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तीन टाइप्स होते हैं। तो पहला आप लोग जो टाइप पढ़ने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस। आप जब नाइन्थ टेंथ में या इलेवेंथ में आपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जो दो भी सिमिलर एटम्स होते हैं, दो सिमिलर एटम्स होते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो तीन तरीके के बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में भी, मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, फिर भी आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरीके के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तीन तरीके के बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है ना, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आकर आप चाहें तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। यदि आप उसको लिखना चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं एज अ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोवेलेंट रेडियस अगर बोलते हैं तो लुइस प्रिंसिपल थे, ये मैंने लुइस जो डॉट स्ट्रक्चर ने दिए थे, है ना, लुइस जो एक साइंटिस्ट थे, उसने उन्होंने डॉट का स्ट्रक्चर दिया था। उन्होंने कहा, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग थी, है ना, बॉन्डिंग थी कुछ इस रीति से समझाई थी, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कुछ उसने इस रीति से समझाई थी, ठीक है ना। अब जो डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस, अब अगर मैं कोवेलेंट रेडियस को अगर देखूं, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू सेम एटम जॉइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसका मतलब ये, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, मैंने अगर यहाँ क्लोरीन के दो एटम समझ लीजिए, यहाँ पर क्लोरीन के अगर दो एटम है, तो हो ना हो इनका कोई न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस तो होगा इनका। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। माने ये दोनों आपस में से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस हम लोग इसको बोलते हैं। न्यूक्लियस अगर आपको याद रखना है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, ठीक है ना। इससे आप इसको याद रखिएगा, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस ही हम लोग इसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस हम लोग इसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अगर हम लोग इसको निकालना है, ठीक है ना, तो इसका ये फॉर्मूला है, बॉन्ड लेंथ बाय टू, क्लियर। वो इसका, ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम लोग को किसी का बॉन्ड लेंथ निकालना है, और तो अगर कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो हम लोग को उसको बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा। तो एग्जामिनर, क्योंकि कोवल जो ये बॉन्ड लेंथ होता है, ये हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली मिलता है। तो अगर कोई बोलता भी है कि अगर आपको कोवेलेंट रेडियस निकालना है या बॉन्ड लेंथ निकालना है ना, अगर बॉन्ड लेंथ निकालना होगा तो यहाँ से टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर आपको बॉन्ड लेंथ निकालना होगा, अगर आपको कोवेलेंट रेडियस दिया होगा तो इसी रीति से यहाँ पर होता है कि अगर आपको एग्जामिनर अगर क्वेश्चन भी देता है तो बॉन्ड लेंथ वो दे देता है, एग्जाम में वो बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होती है वो दे देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट रेडियस इज डिक्रीज। सिमिलरली यहाँ पर जो हुआ, कहाँ था, हाँ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसका सेम ही ये होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ग्रुप में जाएंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, फिर अगर आपने वहां पर लिख लिया है एटॉमिक रेडियस में, वही सेम है यहाँ पर भी, ठीक है ना। अब अगर एग्जाम्पल हमें देखना है तो एग्जाम्पल में क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का ही यहाँ पर दे दे रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल का सपोज करना है कि बॉन्ड लेंथ 198 दिया है। तो अब अगर हम लोग 198 जो बॉन्ड लेंथ अगर यहाँ पर पुट कर देंगे, डिवाइड बाय टू कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा, 99। तो ये हमारा क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा क्लोरीन एटम का, क्लियर। तो ये हुआ पहला टाइप। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस बोलने से कितने आप लोगों ने NaCl का क्रिस्टलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है ना। NaCl का क्रिस्टलाइज वाला स्ट्रक्चर देखा होगा, तो सेम वही है। तो इसका मैं क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एक्सचेशन मेटल
एटम इन मेटल क्रिस्टल डिवाइड बाय टू। क्या? जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि यहाँ पर दो ये हुए, मैंने दो बॉन्ड बन रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे दो बॉन्ड हुए। जब ये दो बॉन्ड हुए तो इन दोनों का न्यूक्लियस क्या हुआ, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हुआ। और ये दोनों क्या है आपस में एक, जैसे कि अगर दो, अगर आप जे सपोज करिए कि जैसे कि ये दोनों सर्कल्स है ना, आप भी सपोज करिए कि दोनों सर्कल्स है, आपस में कनेक्ट है। तो ये बीच में एक सिमेट्रिकल लाइन अगर हम लोग इमेजनरी देखें तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग बीच में से काटना चाहें, सपोज करिए कि 8 है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल 8 है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक सिमेट्री अगर ड्रॉ करना चाहेंगे 8 के लिए, तो कहाँ से होगी, ऐसे करके। तो एक गोला ये यहाँ पर अलग हो जाएगा, एक गोला यहाँ पर अलग हो जाएगा। सिमिलरली तो ये समझ लीजिए कि जब ये, जैसे कि यहाँ पर आप इसको 8 मान लीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए, सिमेट्रिकल लाइन मान लीजिए सपोज करके। तो उस एक न्यूक्लियस से, कोई भी एक न्यूक्लियस आप पकड़ लीजिए, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, इससे सिमेट्रिकल लाइन की दूरी, ठीक है ना, वहां से सिमेट्रिकल लाइन की दूरी ही एटॉमिक मेटेलिक रेडियस कहलाएगी, ठीक है ना। यहाँ से ये सिमेट्रिकल लाइन जो हम लोग इमेजिनरी माने हैं, वहां तक की दूरी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो अगर हम लोग मेटेलिक क्रिस्टल्स को देखें, जैसे यहाँ पर ये देखें, अगर हमें इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, मेटेलिक रेडियस निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर से सिमेट्रिकल लाइन की दूरी ही एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। क्लियर हुआ बात? तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट नेबरिंग मेटल, ठीक है ना, इज अ मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला यही सेम हुआ, मेटेलिक डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ऑफ मेटल न्यूक्लियाई और डिवाइड बाय टू। तो अब ये दोनों, ये वैल्यू दी हुई कि एग्जाम में आपको डिवाइड बाय टू करके निकालना है, या तो फिर इसकी वैल्यू दे देगी, इसकी वैल्यू निकालने को बोलेगा कोई भी एग्जामिनर, ठीक है ना। तो अब अगर हम मेटल की बात करें तो हमारे पास क्या क्या मेटल है, जैसे सोडियम मेटल हो गया, कैल्शियम मेटल हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, मेटल होते हैं। तो एटम्स की क्या हो, जो मेटल्स में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, माने एक दूसरे से बहुत करीबी से जुड़े होते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बिकम फ्री, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। और जो मेटल्स होते हैं क्या करते हैं, पॉजिटिव मेटल्स क्या होते हैं, रिमेन अरेंज इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। एक क्रिस्टल लैटिस एक स्ट्रक्चर है, वहां पर जैसे वो वैसे अरेंज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वैसे अरेंज होते हैं। बिकॉज एटम्स टच इच अदर, है ना। यहाँ पर ये जो एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से, जो मेटल के जो एटम होते हैं वो क्लोजली बैक होते हैं, तो एक दूसरे से टच होते हैं। इन अदर मेटल क्रिस्टल्स, अगर हम अदर मेटल क्रिस्टल्स की बात करें, वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन नेबर न्यूक्लियाई। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग एक न्यूक्लियाई को पकड़ के हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, माने न्यूक्लियाई से जो हम लोग इमेजरी जो डिस्टेंस हम लोग मानेंगे, सिमेट्रिकल डिस्टेंस, वहां तक की दूरी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो ये था मेटिकलिक रेडियस। अब हम लोग आगे अगर देखें तो एक चीज और आता है, वेंडर वॉल रेडियस। वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है, तो वेंडर वॉल रेडियस क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डिंग एटम्स। माने यहाँ पर जो है नॉन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि दो दो एटम आपस में बॉन्ड बना चुके हैं। क्या? दो दो एटम आपस में बॉन्ड बना चुके, जैसे कि यहाँ पर सपोज करिए Cl2 और Cl2 आपस में जो है आप बॉन्ड बना के रखा है। इन दोनों के जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, इन दोनों के में से न्यूक्लियस है, सपोज करिए कि यहाँ पर ये Cl2 है और ये Cl2 है, ठीक है ना। ये आपस में अपन बॉन्ड बना दिए, लेकिन ये जो है ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, माने यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेंडर वॉल इक्वेशन या वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर इक्वेशन बोल रहा हूँ, वेंडर वॉल रेडियस। तो ये होता है वेंडर वॉल रेडियस का, ठीक है ना, जिसका भी फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डिंग न्यूक्लियर अपॉन 2 होता है।
ठीक है ना। एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, इसमें क्या होता है, जो इसमें क्या है, जो एटम्स होते हैं क्लोज टू ईच अदर माने एक दूसरे के करीब होते हैं, बट नो कोवेलेंट बॉन्ड एक्सिस्ट बिटवीन देम, ठीक है ना। इसमें दो चीज कंसीडर करते हैं, पहला तो एटम एक दूसरे से क्लोज रहेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड एक्सिस्ट नहीं करेगा, जिसका और इसका एग्जांपल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, नोबल गैस, ठीक है ना, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब हो गया। और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स प्लेस टुगेदर, मॉलिक्यूल्स क्या है, इसमें क्या है, एक साथ रखे जाते हैं। तो कोई भी वेंडर, कोई भी जो इक्वेशन है, अगर वेंडर वॉल इक्वेशन को फुलफिल करना चाहती है, मैंने कोई भी जो एटम्स है, अगर वेंडर वॉल रेडियस को वो फुलफिल कर रहा है, तो उसके पास दो चीज कंसीडर, दो चीज उसके पास होनी चाहिए। पहला, वो नॉन बॉन्डिंग होना चाहिए, लेकिन उसके पास कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, पहला वो जो एटम हो उसका क्लोजली पैक हो, और दूसरा वो नॉन बॉन्डिंग हो। तो जो एटॉमिक रेडियस, अगर अगर हम लोग, मैं टेबल बना दिया हूँ आपकी सहूलियत के लिए, तो कोवेलेंट रेडियस अगर हमको निकालना है तो ये बॉन्डिंग एटम्स में होगा, मैंने कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर मेटेलिक रेडियस हमें निकालना है तो मेटल एटम्स इन क्रिस्टल होना चाहिए, जो मेटल के एटम्स यहाँ होने चाहिए, क्रिस्टल में प्रेजेंस होना चाहिए, जैसे NaCl हो गया। ये सब क्या है कि क्रिस्टल मेटेलिक रेडियस में आते हैं, ठीक है ना, NaCl का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है। फिर वेंडर वॉल इक्वेशन, इसमें क्या है, नॉन बॉन्ड एटम्स होते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं आयोनिक रेडियस के बारे में। आयोनिक रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ एन आयन इज कॉल्ड एज आयोनिक रेडियस। किसी भी आयन का किसी भी आयन का क्या रेडियस ही आयोनिक रेडियस कहलाता है। मैंने क्या, कोई भी आयन का क्या है, रेडियस हमें निकालने को ही हम लोग आयोनिक रेडियस बोलते हैं। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पहला केट आयन रेडियस और दूसरा एन आयन रेडियस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, केट आयन में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर लेता है। जैसे कि यहाँ सोडियम है, सोडियम क्या है, लास्ट उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो क्या कंटेन कर लेगा, प्लस चार्ज। तो क्या होगा, यह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या लूज कर दिया। तो इसका हम लोग को सिंपल से देते हैं, अगर केट आयन मैंने दानी आयन, मैंने वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन भी रहता है दान कर देता है, ठीक है ना। तो इसके क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर। और जिसका रीजन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या रिपल्शन होने की वजह से वो डिक्रीज हो जाता है, मैंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिपल्शन हो जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देगा। जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होते हैं, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होता है, रिमेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होता है वो वैसी की वैसी रहती है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें, अगर दोनों के बीच में अगर हमको बड़ा निकालना है, कौन सबसे बड़ा होगा एटॉमिक रेडियस के प्रोस्पेक्टिव में, तो सबसे बड़ा ये होगा। ये क्यों नहीं बड़ा हो सकता, क्योंकि उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसकी वजह से इसका रेडियस कम हो गया, ठीक है ना। अब यदि अगर हम लोग एन आयन रेडियस को बात करें, ये लालची होता है, माने एक इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करता है तो एन आयन क्या होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको ले लेता है, जिसकी वजह से जब ये एक्सेप्ट कर लेता है, क्या कंटेन कर लेता है, माइनस चार्ज, जिससे इसकी क्या होती है, साइज क्या बढ़ जाती है। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन क्या है, इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है इसके बीच में। अब यदि हम लोग को इसकी साइज पता करना है एटॉमिक रेडियस के बारे में, तो जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम माइनस बड़ा हो जाएगा कैल्शियम, नॉर्मल कैल्शियम से, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर से अगर कोई अगर देखे, जितना ज़्यादा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना ज़्यादा हायर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा, क्योंकि वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जैसे कि Cl अपना 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, Mg यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो ऐसे ऐसे ये ऑर्डर बढ़ते जाता है। लेकिन अगर उसको देखें, अगर किसकी साइज बड़ी होगी, तो Na की पास सबसे ज़्यादा साइज रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसलिए यहाँ पर जो सोडियम के क्या है, चार्जेस बड़े होते हैं। वैसे अगर हम लोग आयोनिक साइज की बात करें, एन आयन साइज की बात करें, तो इसने क्या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसलिए इसकी साइज बड़ी होगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसे जितना ज़्यादा हायर द नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा लार्जर साइज, और इसमें जितना ज़्यादा हायर द पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा केट आयन में। क्लियर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।
आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। यदि आपको आज की क्लास में अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें मेरे लेक्चर, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने और दोस्तों को, ताकि उनको भी उन तक भी ये लेक्चर पहुंच सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे कई सारी चीज़ें के लिए सोर्सेज चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर जो माउस से जो लिख रहा हूँ मैं, मेरे को एक ट्रैक पैड होता है, वो मुझे चाहिए। मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। तो आपका सपोर्ट मुझे थोड़ा चाहिए। मैं अपना यहाँ पर क्यूआर अपना यहाँ दे रहा हूँ। आपसे जितना भी हो सकता है आप प्लीज़ मेरे को यहाँ पर डोनेट करें, ताकि मैं और अच्छे से आपको यहाँ पर लेक्चर को डिलीवर कर पाऊँ, ताकि मैं और भी आपको अच्छी रीति समझा सकूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर से शेयर करें और भी अपने फ्रेंड्स को, ताकि ताकि मेरा चैनल, ये जो चैनल है, ये ग्रो हो सके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।